4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, गुलशिफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे। और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं। 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के। उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। 4 साल अपने फहाद, जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली। दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अथर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई। ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए। न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई। हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीज़ें हुई। जिस गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही। आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। 4 साल में जिस गोदी मीडिया ने उमर के खिलाफ इतना विट्रियोलिक, इतना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग तरह के विक्टिम ढूंढे जिनके ऊपर मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता हो। कई सारे मुसलमान थे, मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए। पर उनके अंदर ये जहर इतना भर गया और ये ब्लड लस्ट, मैं कहूँगी एक्चुअली वही शब्द होना चाहिए, कि ये जो भूख है एक तरीके से खून की, एक्चुअली वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वो मुसलमानों को छोड़ के और लोगों पर भी आ गए, बॉलीवुड पर भी आ गए। रिया चक्रवर्ती भी मिल गई उन्हें, शाहरुख खान के बेटे को भी न बख्शा उन्होंने, और तमाम ऐसे लोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि इन 4 साल में वो भी नंगे हो गए। आज की तारीख में आप लोगों के वीडियो और पॉडकास्ट फिर भी लोग देख लेते हैं, लेकिन आम जनता भी अब जब अर्नब गोस्वामी या उसके जितने भी ट्रू कॉपी वर्जन हैं और उसके जितने गरीब वर्जन हैं उनको सुनती है, वो भी जानती है कि ये झूठ फैला रहे हैं। 4 साल में और भी चीज़ें हुई। जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज़ के हो गए हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे, वो 240 में निपट गए। 4 साल में हमारे न्याय व्यवस्था के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी कई जगह जाके न्याय की परिभाषा पर कई भाषण और एलोक्यूशन कंपटीशन और रिसाइटल दिए, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग विश्वविद्यालय में, दुनिया के अलग अलग देशों में भी। 4 साल में इस देश का एक कन्विक्टेड, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी न्याय व्यवस्था ने जिसको कन्विक्ट किया है रेप का, वो इंसान राम रहीम, वो भी 4 साल में 10 बार बेल और परोल पा गया। 4 साल में गुजरात सरकार ने नई किस्म की बेशर्मी की हदें पार करी और बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट को अच्छे व्यवहार के तहत रिहा भी कर दिया। उस पे ज़्यादा चूं भी ना हुई पहले तो, फिर जब
आउटरीच बना सोशल मीडिया पे, इंडिपेंडेंट मीडिया में जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनके तहत। 4 साल में चलो गिर के सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्विक्शन को, उस रिहाई को भी ओवरटर्न करने का टाइम आ गया। लेकिन 4 साल में हमारी न्याय व्यवस्था को इतना वक्त नहीं मिला कि जिन लोगों को, और ख़ास करके वो चुनिंदा लोग, मैं उस पर भी आना चाहूँगी कि जिन लोगों को झूठे इल्ज़ामात तहत, और जो सबको पता है क्योंकि वीडियो एविडेंस है, आज की डेट में अलग अलग मीडिया पे काफ़ी सारा एविडेंस है, झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ ट्रायल भी उन्होंने शुरू करने का वक्त उन्हें नहीं मिला। मैं ये आज जो मेरी बातें हैं, मैं वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था से इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस रूम में जो लोग हैं वो तो आधे लोग तो परिवार वाले हैं, वो खुद पीड़ित हैं इस नाइंसाफ़ी के। बाकी लोग जो एक्टिविस्ट हैं उन बेचारों की तो ज़िंदगियाँ गुजर गई आवाज़ उठाते उठाते। पर मैं आज ये सवाल जो है और ये बातचीत एक दूसरे से नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बातचीत हमारी न्याय व्यवस्था से करना चाहती हूँ। हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऐसा माना गया है कि हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, जो लॉ है, उसके सामने सब लोग बराबर हैं। पर ये बातें सिर्फ ऐसे शब्दों में बोल के अच्छा महसूस कर लेना या ये मोटी मोटी किताबों में इसके ऊपर व्याख्या करना काफ़ी नहीं होता है। इक्वालिटी लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ नहीं होगा। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगी। जिस केस में उमर जेल में है अभी, या वन ऑफ द केसेस जिसमें उमर जेल में है अभी, उस केस में कई पिटिशन दाखिल हुए थे, उनमें से 2-3 में मेरा भी नाम था, क्योंकि जिस तरीके से CNRC में उमर अलग अलग जगह पे जा रहा था, हम लोग, कई लोग जा रहे थे अलग अलग जगहों पे भाषण देने और बात करने और अपनी इस तरीके से सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने भी किया था। और जिस रात JNU पे अटैक हुआ था, मुझे याद है जनवरी 5 वो रात थी, और 5th या 6th, 5th आई थिंक है ना। और ऑब्वियसली मैं इस वक्त प्रोफेसर थी, अब वो रिटायर हो गई हैं, और मैं ऑब्वियसली बहुत परेशान थी। और मैंने मैसेजेस कर रहे थे, वीडियोस भेज रहे थे, और मैं वो वीडियोस पोस्ट करके कह रही थी कि JNU में ये हो रहा है, सड़कों पे आइए, आप लोग सड़कों पे आइए, पीसफुल JNU के गेट पे आइए, वहाँ इकट्ठा होइए। तो जिस तरीके का क्लिप उमर का सर्कुलेट हुआ था, जिस पर फाइनली उसके ऊपर अरेस्ट हुआ, उस तरीके के मेरे लिया गया था, और मेरा भी नाम कई पिटिशंस में आया। और जैसा कुणाल ने कहा, आई सपोज ये मेरे एक्सीडेंट ऑफ माई बर्थ जिसको कहते हैं, कि इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेज़ी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ, और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में, शायद जिन लोगों ने उमर को उन्हीं केसेस में, और ये ज़्यादा हो जाएगा। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि आप जो झूठ, जो जहर फैलाते हैं वो लोग नहीं स्वॉलो करें बाकी उतनी आसानी से। तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि क्यों तुम इतना चपड़ चपड़ बोलती हो, तुम चुप क्यों नहीं रह सकती हो, तुम्हें अपनी फिल्मों में काम करने में तुम क्यों संतुष्ट नहीं हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि हर मुद्दे पे, हर ऐसे सामाजिक मुद्दे पे, पॉलिटिकल मुद्दे पे, न्याय के मुद्दे पे तुम अपना मुंह उठा के बात करती हो। और मेरा जवाब हमेशा यही होता है, क्योंकि मैं इसलिए आज आज़ाद घूम रही हूँ, यहाँ पे स्वतंत्र हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपनी बच्ची की बर्थडे पार्टी मना रही हूँ और बढ़िया शादी करी मैंने, ढोल बजवाए,
क्योंकि इत्तेफाकन मुझे एक प्रिविलेज मिल गया मेरी आइडेंटिटी का, और वो जो मेरा प्रिविलेज है वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को इत्तेफाकन, जिनके नाम मुझसे अलग हैं, या जो मुसलमान नाम हैं, या जो दलित नाम है, या जो माइनॉरिटी के नाम हैं, और उनके ऊपर अगर जुल्म हो, तो मुझे जो चीज़ जो मेरी रक्षा कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रिविलेज के दम पर अपनी आवाज़ उनके लिए उठाऊं। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, और हो सकता है अब तो खैर आईपीसी बदल गया है, पता नहीं कौन सी एक नई भारत कुछ क्या BNS कुछ न्याय क्या भारतीय न्याय संहिता आ गई है। मैंने उसके पढ़े नहीं है क्या क्या उसमें रूल हैं, तो अब मुझे पता नहीं कि अगर अगली चीज़ जो मैं बोलूँगी उसमें कोई ऐसे कुछ केस बन जाएगा, बन भी सकता है। हमारे देश में आजकल कमाल तो ये है कि किसी भी बात पे केस बन सकता है और हो सकता है आपके ऊपर। मैंने कहीं पढ़ा था कुछ महीने पहले, और बोनो ने भी मुझे बताया था कि उमर की एक डेट आने वाली थी बेल की, और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनना था वो केस, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज़ कर लिया। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि रेक्यूज़ क्या होता है। मैंने ये वर्ड पहले सुना नहीं था, तो मैंने उसको गूगल किया, और तो उन्होंने ऐसे अपने आप को निकाल लिया उसमें से कि नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूँ कि मैं ये केस सुन सकूँ। क्यों काबिल नहीं हुआ? बड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी आपने जज बनने के लिए, कई सालों से आप आई एम अज्यूमिंग हमारे ही टैक्स के पैसों की तनख्वाह आ रही होगी आपको, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो घर बनते हैं सरकारी, उनमें आप रह रहे होगे, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्क्स आपको मिले हैं उन पे आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल है। तो आपको क्यों ये हक है अपने आप को रिक्यूज़ करने का अपनी जिम्मेदारियों से? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है? हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को के हाथ में सत्ता दी गई है हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू, जिन्हें, तो आपको नहीं लगता कि उस सत्ता की जिम्मेदारी आप पर बनती है? आपको नहीं लगता कि जो प्रिविलेजेस आपको मिले हैं अपनी पोजीशन की वजह से कम बेसिकली आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप अपना काम करें, आप केस पढ़ें, आप अपनी बुक्स देखें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप जो भी आईपीसी देखें, और आप उसके ऊपर डिसाइड करें। इसका आपको वक्त नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, पर अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते हमारे न्यायाधीशों को। एक जस्टिस थे, शायद उनका नाम बोपन्ना जी था, उन्होंने कहा मुझे 2 मिनट लगेंगे उमर का केस में वर्डिक्ट सुनाने में। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने सीना ठोक के दावा कर दिया, तो 2 मिनट नहीं मिले आपको। मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम बड़ी आसानी से नेताओं को गालियाँ देते हैं, बड़ी आसानी से पुलिस को गाली दे देते हैं, हम बड़ी आसानी से एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था से कोई भी सवाल उठाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम श्योर उन सब पे लग चुका है। कुणाल के ऊपर तो ऑलमोस्ट ये गए थे अंदर, ऑलमोस्ट, फिर बच गए थैंक्स टू इत्तेफाकन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, सरनेम कामरा है इनका। मेरे ऊपर भी लगा था 2 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ी भरा एलिगेशन था कि उन्होंने लिया ही नहीं। तो आज मैं पता नहीं, शायद नई आईपीसी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो ही ना, मैंने देखा नहीं। अपने इग्नोरेंस का मैं फ़ायदा उठा के आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्यों, क्या डर है आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज़ नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आपको 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ज़रूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप
महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। इस देश का हर नागरिक कुछ चंद माननीय न्यायाधीशों के ईमान पर हमारी जिंदगियां टिकी हुई हैं आज के वक्त में, क्योंकि हर दूसरा इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। हरतोष सर ने बात करी दूसरी सरकारों की, उन्होंने अपना काम नहीं किया। कुणाल ने बात करी मीडिया, गोदी मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो अपना काम नहीं कर रही। पुलिस तो हमारी खैर वाह ही है, वो अपना काम नहीं करती। तो फिर हम क्या करें? हम कुल मिला के हमारे पास बच जाता है अपना संविधान और हमारे संविधान के जो कथित रक्षक हैं कि आपको क्या डर है, आपको क्या लालच है, आप ऐसा कैसे होता है कि आप लोग अपना बेसिक काम नहीं कर पाते हैं। इतना वक्त आपको लग जाता है, और वो भी जब हर अति पार हो जाती है, तब आपके अंदर जब दूसरे अरेस्ट होने लगते हैं, जब इतना सर से पानी इतनी ऑब्वियस चीजें हो जाती हैं, उसके बाद इलेक्शन आ जाता है, फिर 400 पार नहीं होते आप। लोगों की करना शुरू कर दें। मैं नहीं मानती कि ये किसी भी प्रकार का न्याय है। न्याय करने में होता है, न्याय बोलने में नहीं होता, न्याय भाषणबाजी नहीं होती, न्याय एक्शन होता है। और आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे इस देश के नागरिकों के साथ कई लोगों ने गलत किया। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ, then the citizens of our country have been let down by almost every institution that has been given power by the democratic setup of our country. But I don't believe that any institution has let down the citizens of our country like the judiciary of this country. And I think that's a crying shame. शर्मनाक है ये बात। और मुझसे पूछा जा सकता है कि क्यों तुम्हें क्यों इतनी इमोशनल होने की बात नहीं है। नहीं है क्योंकि जब बेल नहीं मिलता है ना, तो ऑफ कोर्स परिवार परेशान होते हैं, माएँ बेबस होती हैं, बहनों का दिल दुखता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपको देखने को नहीं मिलता। सॉरी, आई एम लिटिल हार्मोनल एंड इमोशनल। मेरी बच्ची बहुत छोटी है अभी, आई एम अ नर्सिंग मदर, सो अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं आपका ध्यान, या मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी, मैं हमारे न्याय व्यवस्था को रिमाइंड करना चाहूँगी कि बेल की सुनवाई टाइम से नहीं करना सिर्फ एक नहीं हुआ, हो गया, ये नहीं होता है। क्योंकि जब आप टाइम से बेल ग्रांट नहीं करते ना, तो 84 वर्ष के एक्टिविस्ट जैसे स्टैन स्वामी थे, उनकी जेल में मौत भी हो सकती है। तो ये जो आप पर जो भार है, और आपने जो अपनी जिम्मेदारी सही वक्त पे नहीं करी है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत गलत होता है। और वो हर किताब में, हर धर्म के आस्था के नज़रिए से देखें, आप हर लीगल एंगल से देखें, तो वो घोर नाइंसाफ़ी है। और अगर हम आगे इसी पथ पे चलते गए, तो मैं बिल्कुल 2-2 के कह सकती हूँ कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसके हाथों पे खून है। उसने हिंसा भड़काई है। जो लोग दिल्ली के दंगों में मरे, उनका खून हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है, और लोगों पे खून ना हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अगर ऐसे ही चलते रहा, तो वो जो खून के धब्बे हैं, वो हमारी न्याय व्यवस्था के दामन पर भी लगेंगे, वो छींटें आप पर भी आएंगी। इसलिए इस मंच से मेरी अपील है, बहुत ज़्यादा हम नहीं मांग रहे, अपना काम करिए। धन्यवाद।